देख रानिया, मैं तुझे अपने साथ लेकर जा रही हूँ, लेकिन तुझे अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना होगा। गाँव और शहर के माहौल में फ़र्क होता है। मेरी बच्ची, अम्मा भी ट्रेन में बैठी इसे समझा रही हैं, जो बजाय इनकी बात सुनने के उल्टा इनसे कहने लगी, मुमाने रहीला, क्या अभी भी आपसे लड़ाई करती हैं? अगर उन्होंने मुझे देखकर मुँह बनाया या ऐसा-वैसा कुछ कहा, तो मैं चुप नहीं रहूँगी। अम्मा भी इसकी बात पर अम्मा भी ने सर पीट लिया था। तेरी इस ज़बान दराज़ी की वजह से तेरे चचा ने मुझे कह दिया है कि इसे अपने साथ ले जाओ। अम्मा भी ने अफ़सोस से कहा था। अच्छा, तो मुझे नहीं लेकर जाओ अपने साथ, यहीं पर उतार दो। वो रूठेपन से कहती मुँह फुलाकर बैठ गई, बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह। अम्मा भी ने इसे प्यार से देखा। कैसे छोड़ दूँ? मेरी बच्ची, तू मेरी नुदरत की निशानी है। वो मुझे जान से प्यारी थी। तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मैं खुश हूँ कि तेरे चचा ने तुझे मेरे साथ जाने के लिए कह दिया। लेकिन तुझे इसलिए समझा रही हूँ बेटी कि वो आखिरी ठिकाना है। अगर राहीला ने तेरे मामू के कान भर दिए कि अपनी बांझी को यहाँ से बेच दो, तो फिर तू कहाँ जाएगी? चचा चची से लड़ाई करके आई है। तूने कसम खाई थी कि दोबारा इनके घर नहीं जाएगी। इसलिए समझा रही हूँ कि वहां पर सबसे बना कर रखना। अम्मा भी की बात पर बादल नाख्वास्ता इसने सर हिला दिया था, लेकिन अभी चंद लम्हे गुजरे थे जब अम्मा भी ने इसकी जुबान के जौहर देख भी लिए। वो जूस बेचने वाला गलती से इससे टकरा गया था, लेकिन मारे गुस्से के रानिया का चेहरा लाल बबूका हो गया। ओ साले कुत्ते कमीने, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे टकराने की? जानबूझ के किया ना तूने ऐसा? वो दोनों हाथ कमर पर रखे खौफनाक आंखों से इसे घूर रही थी। माफ कर दे बाजी, गलती से टकरा गया। मैं रुजी कमाने वाला हूँ, कोई उबाश लफंगा नहीं। गलती से टकराया है तू, अब भी माफी मांग के जा। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे टकराने की? साले कमीने, तुम जैसों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जहां लड़कियां देखी, बस फट से इधर उधर हाथ मार दिया। इसके कहने पर जूस वाले ने रानिया के सामने हाथ जोड़ दिए। तू ही इसका गुस्सा ठंडा हुआ था। लेकिन अम्मा भी धक से रह गई थी इसकी दी हुई गालियों पे। वो अब अपनी पेशानी मसल रही थी। ये लड़की नहीं सुधरने वाली। न जाने आगे जाकर इन्हें नाको चने चुभवाएगी या फिर अपनी जुबान को कंट्रोल कर लेगी। वो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन रानिया से कुछ भी उम्मीद लगाना बेकार था। एक लंबा सफर करके वो नानी नवासी दोनों शहर पहुंचे थे। मोबाइल चलाते हैं, हारून की नजर अमाबी पर पड़ी। वो फौरन ही इनकी तरफ बढ़ा था। रानिया ने अभी इसे देख लिया। तभी अमाबी के कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, ये कौन है ऊंट सा? अमाबी ने खा जाने वाली नजरों से इसे घूरा था। कितना समझा कर लाई थी वो इसे कि शहर जाकर ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन वो कहाँ से डरने वाली थी? हारून इनका सामान लेकर गाड़ी में रख रहा था। ये कमीने शहर के लोग एक दूसरे के अंदर घुसकर क्यों चलते हैं? स्टेशन पर मौजूद हजूम को देखकर एक बार फिर इसकी जुबान फिसली थी। जवाब में हारून का कहका गूंजा था। हारून को अपनी बात पर हंसते देकर इसकी जान में जान आई, वरना तो अम्मा भी ने इसे बुरी तरह डराया दिया था कि शहर में अगर इसने ऐसी जुबान इस्तेमाल की तो लोग इसे बहुत जलील करेंगे। ठीक कहती हैं वैसे, गांव की जिंदगी शहर से बहुत बेहतर है। हारून ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई तो वो खुश हो गई। फौरन ही सफेद मोतियों जैसे दांत निकालकर मुस्कुराने लगी। थोड़ी ही देर बाद वो घर पहुंच गए थे। इनका आलीशान मीर हाउस देखकर तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वाह अम्मा भी, आपका महल तो बहुत ही खूबसूरत है, वो तारीफें कर रही थी। बस बेटा, ये ज़ाहरी खूबसूरती है, अंदर चलकर ही पता चलेगा कि क्या खूबसूरत है और क्या बदसूरत। उन्होंने एक गहरी बात कही थी जो इसके पले खाक पड़नी थी। जैसे ही वो मबी के साथ अंदर गई, राहीला लॉन्च में बैठी किसी से कॉल पर बात कर रही थी। रानिया को देखकर उन्होंने मुंह बनाया था। इसे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। आज तो कई सालों बाद देखी थी। पहले एक दो बार वो इसकी खैरियत पूछने गाँव गए थे, जब वो बहुत छोटी हुआ करती थी। और आज अम्मा भी इसे हमेशा के लिए इस घर में ले आई थी। बहुत सालों पहले ही इसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। तब से वो अपने चाचा चाची के पास गांव में रहती थी। चाची जुबान की बहुत तेज थी। गंदा माहौल, गांव का गाली गलौज आम बात थी। वो इसी में पलकर जवान हुई तो यही अंदाज और यही जुबान अपना ली।
कुछ वो जुबान की तेज थी, तो कुछ माँ बाप की कमी ने इसकी तरबियत में गहरा असर डाला था। यही वजह थी कि वो चाची का रवैया देख देख कर बहुत झगड़ालू हो गई थी। वो एक सुनाती तो जवाब में वो भी दो सुनाती। ऊपर से ऐसी जुबान इस्तेमाल करती कि झगड़ा हद से बढ़ जाता। फिर एक दिन अम्मा भी इससे मिलने गईं। आखिर को अकलौती बेटी की एक ही आखिरी निशानी थी। रानिया को उन्होंने अपने सीने से लगा लिया। वो बिल्कुल इनकी बेटी जैसी थी। बिल्कुल शक्ल और सूरत, बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत गोरा चिट्टा रंग, स्याह घनी भवें तीर कमान की तरह थी। ऊपर से लंबी लंबी पलकें जो बहुत घनी थीं। वो खूबसूरती में तो थी, लेकिन इसकी जुबान इंतहाई बुरी थी। किसी से बात करती तो लठ मार के, और मुंह फट इतनी कि अपने दिल की बात किए बिना रह नहीं पाती थी। जब अम्माबी के सामने ही दोनों चाची भतीजे की लड़ाई होने लगी, तो उन्होंने भी गुस्से में ऐलान कर दिया कि वो रानियों को अपने साथ लेकर जाएंगी। चाचा चाची दोनों ही खुश हो गए थे। वैसे भी वो इस जुबान दराज लड़की से जान छुड़ाना चाहते थे। यूं अम्मा भी इसे अपने साथ ले आई मीर हाउस। राहिला बेगम इनकी बहू थी, जो नाक पे मक्खी ना बैठने देती थी। लेकिन इनका बेटा बहुत फर्माबरदार था। मजाल थी जो अम्मा भी के किसी हुक्म से वो इनकार कर दे। साथ ही दोनों पोते भी बहुत ही खिदमतगुजार और फर्माबरदार थे। बड़ा हादी और छोटा हारून। इंस्पेक्टर अब्दुल हादी ने 5 साल पहले ही पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी। वो एएसपी था। इसे शुरू से ही पुलिस के महकमे में दिलचस्पी थी। जबकि हारून यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। इन सब की पुरस्कून जिंदगी में इस वक्त रानिया ने एंट्री मारी थी। लेकिन अम्मा बी ने इससे पहले ही इसे अच्छी तरह समझा दिया था। देखो रानिया, मेरे कमरे में ही रहना, ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं। और रहीला के मुंह लगने की तो कतन कोई जरूरत नहीं है। वो कोई भी बात करे तो इसे जवाब नहीं देना। चुपचाप कमरे में आकर बस मुझे बता देना, मैं खुद ही इससे निपट लूंगी। अम्मा भी की बात पर वो खुश हो गई। वैसे भी यहाँ आकर इसके ऐश हो गए थे। हारून जैसा एक अच्छा दोस्त भी मिल गया था, जो इसकी हर बात पर न जाने क्यों हंसता रहता था। जबकि हादी को इसने अभी तक देखा भी नहीं था। इससे भी मुलाकात नहीं हुई थी, और ना ही हादी के फरिश्तों को खबर थी कि कोई रानिया नाम की मखलूक इस घर में आ चुकी है। आज भी वो अम्मा बी के कमरे में बिस्तर पर लेटी कोई किताब पढ़ रही थी, जब इसे दीवार पर चलती वो मोटी सी छिपकली नजर आई। छिपकली को देखकर हमेशा ही इसे गिन आती थी। इसका बस न चलता अभी और इसी वक्त इसे मार डाले। अभी भी ऐसा ही हुआ। इसने अपनी चप्पल उठाई, जैसा ही निशाना लेकर छिपकली को मारा, तो चप्पल कमरे में आते हादी को जा लगी। इसका पारा वैसे ही 7वें आसमान पर पहुंचा रहता था। पुलिस की नौकरी करना कोई इतना आसान नहीं था। हर वक्त जहन उलझा रहता। अब दादो के कमरे में आते ही रानिया ने इसका चप्पल से इस्तकबाल किया, तो इसका गुस्सा देखने वाला था। यू इडियट, तमीज नहीं तुम्हें, बिल्कुल जंगली हो। इसने हकारत से रानिया की तरफ देखा था। खुद जंगली होंगे तुम कमीने, शर्म नहीं आती किसी लड़की को ऐसे कहते हुए। इसकी इतनी बुरी जबान देखकर तो वो और भी गुस्से में पागल हो गया। हो कौन तुम? एक नुकरानी होकर इतनी औकात कि तुम मुझे गालियां दो? ये कैसी जबान इस्तेमाल कर रही हो? वो तो बुरी तरह बफर गया। ये सोच कर कि वो एक मुलाजमा होगी, इसका गुस्सा आसमान को छू रहा था। ये नुकरानी किसे कहा है? तुम्हारे बाप ने मुझे तनख्वाह पर नहीं रखा हुआ। मैं अम्माबी के साथ आई हूँ। गांव से वो खुद मुझे लेकर आई हैं, जबरदस्ती। यही इज्जत करते हो तुम कमीने, शहर के लोग, घर आए मेहमानों की। इसकी जुबान 4 फुट की थी। तभी हाँफती कांपती अम्मा भी कमरे में आई थी। ए रानिया, ए रानिया, मुंह बंद रख। अपना ये क्या कर रही है? कि अब्दुल हादी है, पता भी है मेरा पोता पुलिस में है, और तू इसे क्या क्या कह रही है? उन्होंने इसी झिड़का था। पुलिस वाला होगा अपने घर में, लेकिन अम्मा भी मैं साफ बता रही हूँ, मैं किसी की ऐसी जुबान बर्दाश्त नहीं करती। समझा लें अपने पोते को। अच्छा, जा तुझे, वह हरून बुला रहा है, बाहर बैठा है। अम्मा बी के कहने पर वो इसे घूरती हुई कमरे से बाहर चली गई थी। जबकि हाथी का बस ना चल रहा था कि वो इस लड़की को उल्टा लटका दे। तभी वो सुर्ख आंख रखे दादो की तरफ पलटा था। ये क्या नमूना आप लेकर आए हैं? इसकी जुबान देखें, तमीज तक नहीं बात करने की। ये हमारे घर का माहौल खराब कर देगी। दादो, कुछ तो सोचा होता आपने।
वो तासुफ से सर हिला रहा था। अम्मा बी के चेहरे पर सोच की परछाई थी। मैं क्या करूं? मेरे बच्चे, मेरी नुदरत की आखिरी निशानी है, इसका कसूर नहीं है। ये बस जिस माहौल में पली बड़ी है, खास तौर पर इसकी चाची, इसकी भी यही जुबान थी। जिस माहौल में इंसान परवरिश पाता है, तरबियत भी वहीं से मिलती है। जभी तो इसे वहां से निकाल कर यहाँ लाई हूँ। सुधर जाएगी। मेरे बच्चे, तू गुस्सा ना कर। आ जा बैठ और सुना तेरी नौकरी कैसी जा रही है। उन्होंने बड़े प्यार से अब्दुल हादी को पुकार कर इसे अपने पास बुला लिया था। वो भी बमुश्किल अपना गुस्सा ठंडा करते दादों से बातें करने लगा। कभी कभी तो इसे वक्त मिलता था तो इनके पास आने का, लेकिन इस लड़की की 4 फुट की जुबान ने इसका सारा मूड खराब कर दिया था। तुम्हें तो सुधार के रहूंगा मैं। हो क्या तुम? 5 फुट और 2 इंच। कसम से वैसे तुम्हारे घर में आकर मेरी जिंदगी जन्नत बन गई है। देखो तुम्हारी माँ है बहुत ऊंचे मिजाज की, लेकिन जब भी वो मुझे नजर आती है, मैं अम्मा भी के कमरे में चली जाती हूँ। और मामू हैं, वो तो बेचारे घर में नजर ही नहीं आते। और तुम्हारी आदत सबसे अच्छी है। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो। रही तुम्हारी इस खड़ूस बाई की बात, बस एक वही है जो इस घर में सबसे कमीना है। वैसे तुम्हारे भाई रिश्वत तो लेता होगा, क्योंकि ये पुलिस वाले साले बड़ी रिश्वतखोर होते हैं और दिमाग इनका 7वें आसमान पर पहुंचा होता है। कहीं रिश्वत जमा कर करके तो तुमने अपना ये माल नहीं बनाया है? हा हा हा। हारून इसकी बात पर जोर से हंसा था, लेकिन इसकी चलती जबान को भला कौन ब्रेक लगा सकता था। वैसे तुम्हारा इंस्पेक्टर भाई है बड़ा बेगैरत। कल अम्मा भी से कह रहा था कि इस लड़की को 2 दिन के लिए औरतों की जेल में भिजवा दूं तो वहां जाकर सुधर जाएगी। अब देख लो अपने बेशरम भाई को। नाक फैलाते वो इसे हादी के बारे में कह रही थी, ये जाने बिना कि वो कब बोतल के झिन की तरह इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। लेकिन हारून की खामोशी पे वो चौंकी थी। तुम्हें क्या हुआ है? क्या कोई जिन देख लिया है? मेरे पीछे जो चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। हारून ने इसको इशारा किया था। पीछे पलटने का वो जैसे ही पलटी तो नजर सीधी हादी पर पड़ी थी। वो अभी ड्यूटी से वापस आया था, लेकिन इसे इतनी तेज आवाज में बात करने की आदत थी कि शायद पड़ोस में भी इसकी आवाज चली जाए। हारून तो फौरन ही वहां से खिसक गया था, लेकिन हादी ने इसका बाजू दबोच लिया था। कितनी गंदी गंदी गालियां देती हो तुम। इतनी बेहया लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। चलो आज तो तुम्हें मैं जेल की हवा खिलाकर ही रहूंगा। वो इसे अपने साथ घसीटने लगा। अब इसकी जुबान ठीक करना बहुत जरूरी हो गया है। हादी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये लड़की इस घर में रहे। वो कई बार के मुंह से गालियां सुन चुका था, और खास तौर पर अपने बारे में। तो इसकी घटिया जुबान देकर वो मजीद इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। छोड़ो, छोड़ो मुझे बेगैरत इंसान। पूरी जान लगा दी। क्या मेरा बाजू तोड़ोगे तुम? इसे धक्का देते हुए वो अंदर भागी थी, लेकिन पीछे हादी गुस्से से पागल हो रहा था। आज तो वो इसे सबक सिखा कर ही रहेगा। वो सीधा अम्मा बी के कमरे में जाकर छुपने की कोशिश करने लगा। अम्मा बीबी बचा ले मुझे, मुझे अपने इस कमीने पोते से। ये मुझे जेल में भेजना चाहता है। मेरा कसूर क्या है? क्या किया है मैंने? हादी ने देख लिया था कि अम्मा भी कमरे में नहीं है। तभी इसने कमरे के दरवाजे बंद कर दिए। अपने भारी हाथों का दबाव इसके कंधों पर दिया तो रानिया की कई हड्डियां चटक गईं। हादी की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। आखिरी बार समझा रहा हूं तुम्हें, सुधर जाओ, वरना मुझे तुम जैसों को सुधारना बहुत अच्छी तरह आता है। पुलिस वाला हूँ, ये ख्याल रहे। इतनी जोर से इसके बाजू दबोचे कि रानिया की आंखों में आंसू ही आ गए थे। बकायदा इसने रोना शुरू कर दिया था। हादी ने इसे घूर कर देखा, फिर एक झटके से इसे छोड़कर रुकने से बाहर चला गया था। दूसरी तरफ हादी के बाबा साहब अपनी बेगम राहिला से कह रहे थे, ये शोर शराबा कैसा है? खैर तो है राहिला बेगम, मुंह बनाते हुए कहने लगी। वही है तुम्हारी भांजी। अम्मा भी इस गंवार को लेकर आ गई हैं। पूरा घर इसने सर पर उठा रखा हुआ है। क्यों नहीं चलता करते इसे यहाँ से? राहिला बेगम के अंदाज में नफरत थी। सैफ साहब ने इसे घूर कर देखा। कैसे चलता करूं? वो मेरी मरी हुई बहन की निशानी है। भूल गई हो क्या? तुम नुदरत का कितना हिस्सा है जो मैंने अपने बिजनेस में लगाया? एक पाई भी इसकी बेटी को नहीं दी, हालांकि वो पूरी तरह हकदार है। आइंदा ये बात ना करना राहिला। उन्होंने इसे दो टोक कहकर खामोश करवा दिया। वो पीछे दांत पीसती रह गईं।
हाथी ने अपना डर ऐसे इसके दिल में बिठाया कि वो 2 दिन तक तो कमरे से बाहर ना निकले। इसकी गैर मौजूदगी महसूस करके हारून खुद ही इसके पास आ गया था। क्या हुआ कजन, खैरियत तो है? क्या भाई के खौफ से बुखार तो नहीं चढ़ गया? वो मुस्कुरा रहा था। मुझे क्यों होगा बुखार? वो तेरा कमीना भाई अपने आप को बड़ा अफसर समझता है। अभी तक मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है। ऐसे लग रहा है अम्मा भी की जगह मैं इसकी उम्र को पहुंच गई हूँ। हारून का कहका बड़ा जानदार था। देखो, तभी तो तुम्हें समझाता हूँ कि ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। हमेशा अपने बड़ों से आप जनाब कहकर बात करते हैं। थोड़ा कोशिश करोगे तो हो जाएगी। अगर कहो तो मैं तुम्हें एक लैंग्वेज सेंटर में एडमिशन करवा देता हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो। कसम से इस घर में बस एक तुम ही अच्छे हो, बाकी तो सब ही कड़वे मिजाज के हैं। वो हारून की तारीफ कर रही थी। इसे मुस्कुराते हुए देखकर वो हैरान रह गया। सच में ही इसके अंदर किसी चीज की कमी नहीं थी। मोतियों जैसे सफेद दांत, जिन्हें वो सुबह शाम साफ करके रखती, चमकती हुई काली स्याह आंखें, रंग भी साफ था। इसके अंदर किसी चीज की कमी ना थी। कमी थी तो सिर्फ इसकी बॉडी लैंग्वेज। इसकी जुबान जो जहर उगलती थी। बात करते करते वो अक्सर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती जो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते। फिर अम्मा भी से वो इसके एडमिशन के बात करने लगा। लेकिन रानिया जो खड़ी थी, अचानक ही इसकी नजर लॉन में पड़ी तो हैरान रह गई। आंखों के सामने नाकाबिले यकीन मंजर था। वो अब्दुल हादी ही था जो अपने सामने बैठी तरादार फैशनेबल लड़की से हंस हंस कर बात कर रहा था। वो लड़की अपने गोल्डन बालों में उंगलियां चलाते बड़ी अदाएं दिखा रही थी, जबकि दोनों साथ अच्छे भी बहुत लग रहे थे। रानियां जलकर खाक हो गई। देख अम्मा भी, जरा अपने इस खड़ूस पोते को, मुझसे बात करते हुए तो अंगारे चलाता है, और अब इस बुरे बालों वाली लड़की से किस तरह हंस हंस कर बात कर रहा है। हारून भी इसकी बात पर चौंका था। अच्छा, तो महक की बात कर रही हो? वो कजन है हमारी, आंटी तहमीना की बेटी। अच्छा, मैं भी तो इसकी कजन हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं। रानिया को ना जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो लाउंज से खड़ी थी जब इसकी नजर महक पर पड़ी। वो लाउंज में बैठे शायद किसी का इंतजार कर रही थी। हारून ने ही इसका तारुफ करवाया था। महक, इससे मिलो, ये हमारी कजन है। अच्छा, तो ये है वो पेंडू प्रोडक्शन जिसे तुम्हारी दादो गांव से लाई हैं। वो सर से पांव तक महक को देखते हुए कहने लगी। इसकी नजरें हकारत से भरपूर थीं। अजीब सी जलन इसकी आंखों से झलक रही थी। तभी रानिया इसे गौर से देखते हुए कहने लगी, ये आपके होठों पर क्या हुआ है? ऊपर वाले होठ पर किसी मच्छर ने तो नहीं काट लिया है? वो हैरान थे। इसके होठ को ज्यादा ही मोटे लग रहे थे, क्योंकि वो 2 दिन पहले ही इसने फिलर लगवाए थे। यू इडियट, तुम जैसी दहातन को क्या पता फैशन का। आईब्रोज देखो, अपनी पूरा जंगल लग रहा है तुम्हारे चेहरे पर। इसने इसकी तीखी घनी आईब्रोज पर वार किया था। खैर से बहुत अच्छी है मेरी बमें। फैशन का तो मुझे भी पता है, लेकिन सर्जरी का नहीं। पता सुना है, इसे करवा लें तो चेहरा बिगड़ जाता है। हारून ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई थी। महक ने इसके तंज पर गुस्से का घूंट पिया था, क्योंकि सामने से आते हादी को देखकर वैसे ही इसकी धड़कनें शोर मचाती थीं। वो अभी अभी नहा धोकर कपड़े बदल कर आया था। ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार पहने इसकी वजाहत से भरपूर शख्सियत छा जाने वाली थी। सामने खड़ी दोनों लड़कियों की निगाहें इस पर उठी थीं। एक की नजरों में बेनियाजी और बेसारी थी, तो दूसरी कुर्बान जाने वाली नजरों से इसे देख रही थी। बैठो महक, खड़ी भी हो, वो नरमी से इसे कह रहा था, जबकि रानिया को इसने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया था। इसे भी टके की परवाह न थी। नाक से मक्खी उड़ाती वो अम्मा भी के कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद इसने महक और अब्दुल हादी को एक साथ जाते हुए देखा था। यकीनन ये सारी तैयारियां इसीलिए की गई थी। यहाँ आकर रानिया की जिंदगी अच्छी खासी बदल गई थी। वो मुशक्कत भरे काम जो गांव में करती थी, फिर भी चाची के नखरे आसमानों को छूते थे। इसके किए हुए काम पे नाक मुंह चढ़ाना, इसके पके हुए खानों को जमीन पर फेंक कर मार देना, ये सब वो रानिया को तंग करने के लिए करती। जवाब में इसका भी गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता।
पहले वो घुट-घुट कर रोती थी, अपने आप पर गुस्सा करती, खाना ना खाती। फिर इसने रोना छोड़ दिया और आगे से जवाब देना शुरू कर दिया। बस यही बात इसकी चाची को बुरी लगी। फिर रोज़ाना लड़ाइयों से तंग आकर ही चाचा ने इसे शहर इसकी नानी के पास भेज दिया था और यहाँ का माहौल इस माहौल से बहुत मुख्तलिफ था। हारून काफ़ी कोशिश कर रहा था कि इसकी बॉडी लैंग्वेज और इसकी ज़ुबान को कंट्रोल करने का कहता रहता, इसे टोकता, तो वो लब कुचल कर कहती, क्या करूं, आदत पड़ गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता ही ये गंदी आदत जाएगी। हादी की प्रमोशन हो गई थी। इसी खुशी में राहिला बेगम एक बहुत बड़ी पार्टी करना चाह रही थी। घर पर लोग आ रहे थे मुबारकबाद देने के लिए। अम्मा बीबी बहुत खुश थीं अपने पोते की तरक्की पे। इस दिन के बाद से तो इसने हादी के सामने जाना ही छोड़ दिया था, जबकि अम्मा इसे कहने लगी, जा मुबारकबाद देकर आ जा, तू भी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। क्या मैं और इस खड़ूस को मुबारकबाद देकर आऊं? कभी नहीं। देखती नहीं हो वो कितनी मेरी बेइज्जती करता है, मुझे जाहिल, गंवार, पेंडू, दहातन, पता नहीं क्या क्या बोलता है। रानिया ने इस मुबारकबाद देने से इनकार कर दिया। लेकिन अब नाहिला बेगम सब खानदान वालों की दावत कर रही थी हादी की प्रमोशन की खुशी में। तो कौन है जो इस बात की फिक्र करे कि रानिया के पास एक भी ढंग का जोड़ा है कि नहीं। तभी वो रहीला से कहने लगी, एक बच्चे का भी एक दम का सूट बना लेना, एहसान होगा तुम्हारा मुझ पे। बना दूंगी अम्मा, आखिर को नवासी है वो आपकी, सबसे ज्यादा फिक्र आपको इसकी होगी, राहिला तंजिया कह रही थी। हाँ तो मैं फिक्र ना करूं, इसकी वो बिन माँ बाप की बच्ची है। सैफ से कहूंगी कि इसकी शादी थी वो खुद करेगा, अपनी जिम्मेदारी पे अम्मा भी तो भड़क उठी थी। राहिला ने चुप रहने में ही आफियत जानी। वाह अम्मा भी, सजावट तो बड़ी ही अच्छी की जा रही है इस पुलिस वाले के लिए। वो अम्मा भी के कमरे की खिड़की में खड़ी बाहर के मंजर देख रही थी। हारून पूरा लॉन डेकोरेट करवा रहा था। घर मेहमानों से जो भरने वाला था। आज बहुत बड़ी पार्टी थी। हाँ जी, प्रमोशन की खुशी में राहिला बेगम तो बकायदा पार्लर गई थी तैयार होने के लिए। अरे तैयारी तो अच्छी ही करेंगे ना रानिया बेटी, बड़े बड़े अफसर आएंगे इस दावत पे। चल अब तू भी देर नहीं कर, जल्दी से तैयार हो जा। वो राहिला तेरा सूट लेकर आई थी ना, सफेद रंग का, वो पहन ले, इसमें तो बिल्कुल शहजादी लगेगी। वो बिल्कुल नुदरत की परछाई थी। अम्मा भी बड़ी मोहब्बत से इसे कह रही थी। शुक्र था कि लैंग्वेज सेंटर में लगने के बाद वो अब काफ़ी हद तक अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करना सीख गई थी, वरना तो हर वक्त इसकी ज़ुबान बुरे अल्फाज से फिसलती रहती थी। लो, मुझे क्या तैयारी करनी है अब इस पुलिस वाले की पार्टी में? क्या मैं दुल्हन बनकर बैठ जाऊं? इसने नहुकत से नाक चढ़ाई थी। वैसे भी जिस तरह हादी इसे देखकर नफरत से मुंह फेरता था, इस पर वो दिल के दिल में सख्त आग गोला हो जाती थी, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कह पाती थी। आज तो फिर वो मैडम भी तशरीफ लाएगी इस दावत में। कौन मैडम? अम्मा भी हैरान थी। उन्होंने आज सफ़ेद रंग का चिकनकारी का सूट पहना था, जो इनकी नफीस सी शख्सियत पर जच रहा था। वो हैरान थी कि रानिया किसके बारे में कह रही हैं। अरे वही जो इस पुलिस वाले की चहेती मैडम है, वही जिसके होंठ मोटे मोटे हैं, शायद कोई सर्जरी वगैरह करवा रखी है। इसलिए वो सोचते हुए कहने लगी। अम्मा भी ना चाहते हुए भी इसकी बात पर मुस्कुरा दी थी। हाँ क्यों नहीं आएगी आखिर, आखिर को इनकी खाला की बेटी है, राहिला की भांजी। वो तो सोचती है कि इस घर में इसे हमेशा के लिए ले आऊं। चहेती जो है इसकी बहन की, क्या मतलब हमेशा के लिए क्या? वो पुलिस वाला इस महक से शादी करेगा? अच्छा, तभी तो दोनों तैयार होकर साथ साथ जाते हैं। ठीक है, वैसे इसके लिए वही बेहतर है, बहुत पसंद करता होगा वो इस मोटे होंठ वाली महक को। सर्जरी की दुकान, बुरी बात है मेरे बच्चे, किसी के बारे में ऐसी नहीं देखो कहते। किसी के पीठ पीछे बुराई करना गीबत कहलाता है और इससे अल्लाह नाराज होता है। अम्मा बी के समझाने पर वो हकीकतन शर्मिंदा हुई थी, तभी खामोश सी हो गई। चल जल्दी से तैयार हो जा, आज तूने भी किसी शहजादी से कम नहीं लगना, मैं सबसे मिलाऊंगी ये कहकर कि ये मेरी नवासी है। कहाँ से तैयार हूँ, मेरे पास कौन सा मेकअप है? छोड़ मेकअप को, मैं हारून से कहती हूँ, वो तुझे ब्यूटी पार्लर से तैयार करवा कर ले आएगा। अम्मा की बात सुन पर वो उछल पड़ी। कोई सूरत नहीं मुझे, नहीं शौक भूतनी बनने का, मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी।
इसने मुश्किल अपनी जान छुड़वाई थी। फिर पार्टी में जैसे रंगों बू का एक तूफान आया हुआ था। ज्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन थे भी बहुत हाई सोसाइटी के लोग। कुछ तो हादी के ऑफिसर थे, तो कुछ सैफ साहब के बिजनेस पार्टनर्स। खुद महक भी आज इतनी बन ठन कर आई थी जैसे इसका कोई मुकाबले का यहाँ ना हो। वो आज हादी की नजरों में आना चाहती थी। लंबे पांव तक मैक्सी जो सितारों से भरी हुई थी, ऊपर से गोल्डन बाल कंधों पर बिखरे थे। 4-5 दिन पहले ही इसने खूब चमका लिया था अपने आप को, और आज महफिल की चांद बनी हुई थी। हादी अपने ऑफिसर्स में घिरा हुआ था। एक दोस्त से बात करते हुए इसकी नज़र सामने से आती रानिया पर पड़ी। सफ़ेद सादा सा सूट, कंधे पर डाला लापरवाही से दुपट्टा, और बालों की चुटिया इसकी सफ़ेद शफाफ मांग दूर से ही चमक रही थी, और मोतियों जैसे दांत चमकते हुए बहुत नुमाया थे। वो हारून से हंस हंस कर बात कर रही थी। पेंडू कहीं की दिल की दिल में खार खाते हुए वो माँ की तरफ चल दिया। इस जाहिल को यहाँ किसने बुलाया है? वापस भेजे यहीं से। अम्मा बी के कमरे में। अगर इसने यहाँ कोई तमाशा कर दिया तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी हमारे। वो माँ के कान में सरगोशी कर रहा था। चुप हो जाओ हादी, बेटा मैं कुछ नहीं कह सकती इस गंवार को। कुछ कहा तो अम्मा भी नाराज हो जाएंगी। वो लब भींचता इसे नजरअंदाज करके महक की तरफ बढ़ गया था। अम्मा भी इसे सबसे मनवाती फिर रही थी। इस सादा से हुलिये में भी वो बड़ी पुरइत्तेमाद थी। बार बार चोर नजरों से हादी और महक को देखती। जब भी हादी इसे हंसकर बात करता तो ना जाने क्यों दिल ही दिल में शदीद जलन महसूस करती। आज इत्तेफाक से हादी की सालगिरह भी थी, इसीलिए हारून ने पहले से ही केक का बंदोबस्त करके इसे सरप्राइज दे दिया था। वो इस बात पर हैरान हुआ, हालांकि केक काटना इसे शुरू से ही बुरा लगता था। वो बच्चों की तरह सालगिरह नहीं मनाएगा। 28 साल का होने के बावजूद इसने अपनी कभी सालगिरह नहीं मनाई थी, लेकिन अब जबकि एक केक सामने था तो इसे काटना ही पड़ा। अम्मा बी ने रानिया को भी आगे बुला लिया था। रानिया को सबसे आगे खड़े होकर महक शदीद हसद का शिकार हुई थी। वो इस लड़की से ना जाने क्यों चिढ़ने लगी थी। इसका और भला मेरा क्या मुकाबला? इसने सर झटका और फिर करीब खड़े हादी को देखने लगी। बस एक बार ये शख्स मिल जाए तो जिंदगी संवर जाएगी मेरी। अपनी बालों में उंगलियां फेरते हुए सोच रही थी, तभी रानिया ने हारून के साथ शरारत की थी। इसने उंगली में केक लेकर इसके मुंह पर लगा दिया। महक को ना जाने क्या सूझी थी। वो हंसते हुए कहने लगी, ऐसे केक नहीं लगाते रानिया, ऐसे लगाते हैं। ये कहते ही इसने ढेर सारा केक उठाकर इसके मुंह पर लगा दिया। इसका पूरा मुंह केक और क्रीम से भर गया था, जबकि नए नक्श भी इसी केक से छुप गए थे। सब लोग हंस रहे थे, और वो सबके दरमियान एक जोकर बनकर खड़ी थी। रानिया की मुठ्ठियां बीच गई थीं। वो एक बड़ा तमाशा खड़ा कर सकती थी। इसकी जबान 6 फुट की थी, लेकिन अम्मा भी आज इसे इस पार्टी में लाने से पहले समझा कर लाई थी। तुझे मेरी कसम, कोई कुछ भी कह दे, तूने अपनी जुबान नहीं खोलनी मेरे बच्चे। मेरी इज्जत का सवाल है। सब कहेंगे देख मेरी नुदरत भी ऐसी होगी, तभी तो इसकी बेटी भी ऐसी है। जबान देखो कितनी तेज है इसकी। लेकिन आज जो महक ने कहा था, सबके बीच में इसे चौकर बना दिया, इसका मजाक बनाकर रख दिया था। हारून को सख्त गुस्सा आ रहा था महक की इस हरकत पर। खुद हादी भी मुस्कुरा रहा था, जैसे इसके दिल में ठंड पड़ गई। इसने एक लफ्ज भी ना कहा, खामोशी से पलटी और कमरे में आ गई। फिर पूरे वक्त कमरे से बाहर ना निकली, यहाँ तक कि पार्टी खत्म हो गई। अम्मा बीबी गुस्से से आग गोला थी। पार्टी खत्म होने के बाद उन्होंने सैफ साहब को खूब बातें सुनाई थी। इतनी छूट दे रखी है राहिला ने अपनी बांझी को, इसने मेरी नवासी की बेइज्जती की। क्या हो गया है अम्मा भी आपको? महक ने छोटा सा मजाक ही तो किया था। खुद इसकी आप जुबान देख ले, हादी के सामने क्या क्या नहीं कहती। वो किसी का कोई लिहाज नहीं करती। राहिला की बात पर अम्मा भी गुस्से से कहने लगी, ये हमारे अपने घर का मामला है, लेकिन महक कौन होती है मेरी नवासी की बेइज्जती करने वाली? क्या गुजरी होगी इस मासूम के दिल पे? वो यतीम है, कुछ तो ख्याल किया करो तुम लोग। वो इन्हें बातें सुनाती रानिया के पास चली आई थी। उठ जा मेरी बच्ची। वो बिस्तर में मुंह छुपाए लेटी थी, इन्हीं कपड़ों में मलबूस। इसका चेहरा बहुत सुर्ख हो रहा था। गुस्से और जुबान पर काबू पाना क्या होता है, ये इसने जान लिया कि ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है।
क्यों किया इस कमीनी बेगैरत लड़की ने ऐसा? मैंने तो इसे कुछ कहा भी नहीं था अम्मा भी। ये सब कुछ आपके इस कमीने पोते ने कहा होगा करने के लिए। वो पुलिस वाला बेगैरत इंसान, वो मुझसे नफ़रत करता है। तभी उन्होंने सबके सामने मुझे इतना ज़लील किया। बस मैं यहाँ नहीं रहूँगी। आप मुझे वापस गाँव भिजवा दो। वो एक ही ज़िद किए जा रही थीं। अम्मा भी ने भी बड़े प्यार से इसकी पेशानी छुई थी। एकदम ही पीछे हुई, वो बुरी तरह बुखार में झुलस रही थी। इसके अंदरूनी जज़्बात भड़क रहे थे। शदीद बुखार में मुब्तला वो न जाने क्या-क्या बोले जा रही थी। भाई, बहुत गलत किया है महक ने। आपको इसे रोकना चाहिए था। हारून को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। क्या हुआ? एक मज़ाक ही तो किया है। वो है भी इसी काबिल। इसकी इतनी इंसल्ट होनी चाहिए। ज़बान देखो इसकी सख्त नापसंद है मुझे वो लड़की। आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल कर लेगी। काफ़ी हद तक तो इसने वो लैंग्वेज इस्तेमाल करनी भी छोड़ दी है। और आप क्यों भूल रहे हैं कि वो हमारी फूफो की बेटी है? वो फूफो जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके तो वालिदैन भी नहीं हैं। बहुत हसास है वो। बचपन से बताया था एक बार इसने कि किस तरह इसके चाचा-चाची इसके साथ गलत बर्ताव करते थे। बात-बात पर मारना-पीटना, इसे यतीम अकेला समझकर। लेकिन फिर इसे भी दुनिया वालों से लड़ना आ गया तो इसकी ज़ुबान ऐसी हो गई। हारून के कहने पर वो कुछ खामोश सा हो गया। इतना तेज़ बुखार हो गया है बेचारी को। यकीनन इस यतीम के दिल पर चोट लगी होगी, तभी तो अपनी ज़िल्लत पर बीमार हो गई। कुछ कर तो सकती थी नहीं बड़ी महफ़िल में। हारून का बस न चल रहा था कि वो जाकर अभी महक को ज़लील कर दे। बस इसकी ज़ुबान ही ऐसी थी, वरना रानिया की फ़ितरत बड़ी मासूम थी। जितना वो हँसती मुस्कुराती, अंदर से इसका भी इतना ही खाली था। हारून की बातों का असर था या कुछ और? वो अम्मा के कमरे में चला आया, लेकिन दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि इसे रानिया की आवाज़ सुनाई दे गई। मैं कुछ नहीं जानती अम्मा भी। कल आप मुझे हारून से कहें कि मुझे ट्रेन में बिठाकर आए। मैं चाची की मार बर्दाश्त कर लूँगी। इनकी बातें चचा की झिड़कियाँ। लेकिन ये बेगैरत शहर के लोग बहुत पत्थर दिल और मगरूर हैं। अनापरस्त लोग, खुदगर्ज़। मुझे नीचा दिखाने के लिए इसने बड़ी महफ़िल में मुझे ज़लील किया और बाद में ज़ोर-ज़ोर से हँस रही थी, क्योंकि मैं जोकर लग रही थी। वो मेरे साथ ऐसा कर रही थी और किसी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए क्योंकि मैं यतीम हूँ, मेरे माँ-बाप नहीं। बचपन से ही तो मैं ये सब बर्दाश्त करती आई हूँ। काश अम्मी-अब्बू मुझे पैदा होते जान से मार देते या अपनी कब्र में अपने साथ ले जाते, तो मेरी ज़िंदगी इतनी बुरी ना होती। ये कमीने दुनिया वाले ना सिर्फ़ यतीमों पर ज़ुल्म करते हैं, इनका मज़ाक उड़ाते हैं, बल्कि इनका हक भी खाते हैं। मैं यतीम हूँ, मेरे नसीब में लिखा है कि मैं घर-दर की ठोकरें खाऊँ। पहले चचा के घर की ठोकर खाई, फिर मामू के दर की, और अब कहाँ जाऊँगी? मैं नहीं रहूँगी। अम्मा भी यहाँ एक दिन भी नहीं रहूँगी। बस मुझे वापस भेजिए गाँव। वो मुसलसल ज़िद कर रही थी। इसकी बातें सुनकर एक लम्हे को हादी शर्मसार सा हुआ था। वो अंदर जाना चाहता था, लेकिन इसकी बातें इतनी तलब और हकीकत पर मबनी थी कि वहीं से पलट गया। इसके बारे में अक्सर नफ़रत से वो कहता रहता था कि वो गुमान है, लेकिन वो ये भूल गया था कि वो यतीम भी है और यतीम लड़कियों का जीना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। इस दिन के बाद से तो जैसे वो खुद से भी नाराज़ हो गई थी। इसने अमाबी के कमरे से निकलना, हारून के साथ हंसी मजाक करना और बातें करना सब छोड़ दिया था। वो बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। जब भी इसके दिल पर चोट लगती तो वैसे ही हो जाती थी, और इस फीस से निकलना इसके लिए बहुत मुश्किल था। अम्मा का इसे देख देख कर कलेजा फट रहा था। फिर इस दिन वो अपने बेटे के सामने बैठी थी। मैं रानिया की शादी करना चाहती हूँ, तुम इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देखो। वो तो जिद कर रही है वापस गाँव जाने की। ये सुनकर राहिला खुश हो गई थी। तो अम्मा भी अच्छी बात है ना, ताकि अगर वो गाँव जाना चाहती है, इसे यहाँ का माहौल रास नहीं आ रहा, क्यों आप ज़बरदस्ती इसे यहाँ पर रोक रही हैं? वैसे ही इसे इस लड़की से खतरा था। अगर अम्मा बी ने ज़िद कर ली कि इस लड़की की शादी इनके दोनों किसी बेटे से हो जाए, तो ये इनके लिए बहुत खतरनाक था। तुम चुप कर जाओ राहिला, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। अभी मैं ज़िंदा हूँ इसके सर पर, कल को मैं मर गई ना, चाचा पूछेगा, ना ही मामू। वो भड़क रही थी। सैफ साहब तसल्ली देते हुए इन्हें कहने लगे, आप परेशान मत हो, मैं इसके लिए देखता हूँ।
अच्छा रिश्ता। वैसे रिश्ता इस घर में भी मौजूद है, अगर तुम अपनी आँखें खोलना चाहो। वो तुम्हारी मरी हुई बहन की निशानी है। क्या इसे गैरों के हवाले करोगे? अम्मा बी ने बम फोड़ा था। राहिला के दिल का डर इनके सामने आकर खड़ा हो गया। ये क्या कह रही हैं आप? हादी कभी भी नहीं राज़ी होगा इस गँवार जाहल से शादी करने के लिए। तो ठीक है फिर, हारून तो है ना? अम्मा बी ने अपना फैसला सुनाया था। सैफ साहब बिल्कुल खामोश थे, लेकिन राहिला गुस्से में कहने लगी, लेकिन वो अभी पढ़ रहा है, अभी इसकी शादी की उम्र कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानती, वो मेरी नवासी है, मुझे इसकी फ़िक्र है। तुम कुछ भी करो, या हादी या फिर हारून, इसे किसी एक का नसीब बना दो। हाँ, थोड़ी कड़वी ज़ुबान की है, वो भी इसके अपनों ने इसे सताया हुआ है, तभी इसका लहजा ऐसा हो गया, वरना वो दिल की बड़ी पाक साफ है। इनकी आंखों में नमी थी, जबकि राहिला का गुस्से से बुरा हाल था, और सैफ साहब की खामोशी पर तो वो दिल ही दिल में तिलमिला रही थी। एक गुस्से की आग थी जो ठंडी होने का नाम नहीं ले रही थी, जो इसे खामोश रहने पर मजबूर कर रही थी। ना हादी ने इसे घर में देखा था, वो जैसे मंजर से गायब सी हो गई थी। लेकिन इस दिन वो किचन में खड़ी पानी पी रही थी, जब इसकी नज़र लाउंज में हादी का वेट करती महक पर पड़ी। इसे देखते ही गुस्से का एक तूफान इसके अंदर आया था। फिर कुछ ना सूझी, हाथ में पानी का गिलास लिया और महक के सामने जाकर इसने वो गिलास इसके ऊपर फेंक दिया। वो जो अभी अभी पार्लर से हेयर स्टाइल बनवा कर आई थी, इसकी इस हरकत पर गुस्से से आग बगोला हो गई। ये क्या किया तुमने, जाहिल पेंडू गंवार लड़की, यू इडियट! मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो गुस्से में इसकी तरफ खड़ी थी। जैसे ही इसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक ही रानिया के सामने कोई ढाल बनकर खड़ा हो गया था। बस कर दो महक। इसने ही महक को पीछे किया था। वो हादी था। आज पहली बार रानिया की इस हरकत पर इसे हंसी आई थी। बजाय गुस्सा आने के तब ही वो दो बदू महक से कहने लगी, आज बदला पूरा हो गया। इस दिन तुमने मेरा मुंह पूरा खराब किया था ना, आज मैंने तुम्हारा हुलिया खराब कर दिया। वो कंधे उचकाए थी, ये ऐसे कह रही थी जबकि महक का बस ना चल रहा था कि इसका मुंह ही नोच लेती, लेकिन हादी इसकी ढाल बनकर खड़ा था। महक का सारा हुलिया खराब हो गया था, जबकि रानिया के दिल में जैसे सुकून पड़ा था। लेकिन वो हादी पर हैरान थी, हमेशा इस पर गुस्सा करने वाला आज इसका साथ दे रहा था। इस पर हैरानी हुई। वो अम्मा बी के कमरे में आ गई। वो हाथ में तस्वीर लिए बैठी थी। अरे बेटी रानिया, ये शोर कैसा था? कुछ नहीं अम्मा बी, इस सर्जरी की दुकान और पुलिस वाले की लड़ाई हो रही है। इसकी बेरुखी बात पर अम्मा बी ने इसे घूर कर देखा। वो अभी-अभी ड्यूटी से वापस आया था, जब इसकी नज़र लॉन में लगे झूले पर बैठी रानिया पर पड़ी। बालों की लंबी चोटी पुष्ट पर थी, जबकि वो झूले पर उदास सी बैठी थी। जैसे ही रानिया की नज़र हादी पर पड़ी, इसने एकदम ही मुंह फेर लिया था। इस दिन के बाद से हादी को इतनी बुरी नहीं लगती थी। तभी बेख्तियार इसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसे देखते ही वो मुंह बनाती उठ खड़ी हुई। जैसे ही जाने लगी तो अचानक रुक गई। इसे लगा हादी ने इसका दुपट्टा पकड़कर रोकने की कोशिश की थी। छोड़ो मेरा दुपट्टा, क्यों रोका है मुझे? वो बगैर पलटे कह रही थी। मोहतरमा, जरा पीछे पलट कर तो देखो। वो इसके आगे आया तो वो हैरान सी पलटी थी। दुपट्टा चूल्हे की चेन में अटका हुआ था। रानिया का चेहरा खुफत से सुर्ख हो गया, अपनी अकल पे मातम करने को जी चाहा। तभी पैर पटकती सीधी अम्मा बी के कमरे में चली आई। पीछे हादी बेख्तियार हंस दिया था। वो तो जैसे सारे जहां से नाराज थी। अम्मा बी से हर वक्त कहती कि मुझे वापस गाँव जाना है, लेकिन अम्मा बी ने इसे साफ कह दिया था कि वो अब से गाँव नहीं, बल्कि इससे शादी करके हमेशा के लिए यहाँ से रुखसत कर देगी। अच्छा, मेरी शादी करेंगी आप? कौन पागल इंसान होगा जो मुझसे शादी करेगा? मैं मुंह फट हूँ, बदतमीज हूँ, ज़बान दराज, गंवार, पेंडू, मैं किसी के लायक नहीं हूँ। सारी दुनिया मुझे ऐसे ही कहती है। वो बड़ी तल्खी से कह रही थी, कोई नहीं, तो मेरी शहजादी है, और तेरे लिए मैंने एक शहजादा ढूंढ लिया है। अम्मा बी की बात पर वो तमस्खर उड़ाने लगी। वो शहजादा मेरे ऐब देखकर भाग जाएगा। मैं एक ऐबदार लड़की हूँ, मुझ में बहुत खामियां हैं। इसने कल ही तो सुना था। राहिला फोन पर बात कर रही थी।
देखो तो सही, इस गंवार लड़की को मेरे बेटे से चिपकाना चाहती हैं। ये बुढ़िया कहाँ, ये लड़की, और कहाँ मेरे शहजादे जैसे बेटे। कुछ भी हो जाए, मैं इसे यहाँ से चलता करूँगी। वो इसलिए बार-बार गाँव जाने का कह रही थी। इससे पहले कि राहिला इसे कोई ना कोई हीला बहाना बनाकर यहाँ से निकालने की कोशिश करती, वो पहले ही यहाँ से इज़्ज़त से चली जाए। सैफू, देख तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कितने दिन से मैं इंतज़ार कर रही हूँ। आज वो फिर अपने बेटे को घेर कर बैठी थी। मैं क्या जवाब दूँ अम्मा आपको? आपकी बात ठीक है, नुसरत मेरी बहन थी, बेचारी जवानी में ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। इसका गम किसी सूरत मेरे दिल से नहीं जाता। लेकिन राहिला राज़ी नहीं। अगर आप कहें तो मैं हारून से रानिया की मंगनी कर देता हूँ। फिर 3-4 साल बाद शादी हो जाएगी, क्योंकि वो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। सैफ माँ का फरमाबरदार बेटा था, इनका कहा टाल-मटोल भी नहीं सकता था। ये सुनते ही अम्मा भी खुश हो गईं। ठीक है, मैं जानती हूँ इस राहिला की नीयत है अपनी बांझी लाने की। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन जोड़ तो अब्दुल हादी और रानिया का ही बनता है। खैर, जो किस्मत को मंज़ूर। हारून और रानिया का जोड़ भी ठीक है। मुझे तो अपनी बच्ची अपनी आँखों के सामने चाहिए, जब तक मैं ज़िंदा हूँ। अच्छा है, वो इसी घर में मेरे सामने हँसती-खेलती रहेगी। ये सुनते ही वो खुश हो गई थीं। हारून ने जब बाप की बात सुनी, तो वो हैरान रह गया। ये क्या कह रहे हैं आप? भाई बड़े हैं मुझसे, आप इनके बारे में सोचें। तो क्या रानिया तुम्हें नापसंद है? सैफ साहब परेशान हो गए थे। नहीं नहीं, नापसंद की अच्छी लड़की हैं वो, लेकिन मैंने कभी इसे इस नज़र से देखा नहीं। लेकिन खैर, जो आपका फैसला है वो मुझे मंजूर है। सैफ साहब इसकी फर्माबरदारी पर खुश हो गए थे, जबकि रानिया के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि घर में क्या मामला चल रहा है। राहिला सख्त गुस्से में थी। वो अब्दुल हादी और हारून समेत किसी से भी रानिया का रिश्ता नहीं करना चाहती थी, लेकिन सैफ साहब ने फैसला कर लिया था और इनके सामने बोलने की हिम्मत इनमें नहीं थी। खैर, वो अब मंगनी की तैयारियां कर रही थीं, लेकिन इस घर में एक नहीं बल्कि दो मंगनियां होने वाली थीं। हारून को तो पता था कि घर में इसकी मंगनी की तैयारी चल रही है, लेकिन अब्दुल हादी इस बात से बिल्कुल बेखबर था। इस दिन भी राहिला इसे खुशी खुशी वो कपड़े दिखा रही थी। ये देखो, ये मैंने महक के लिए खरीदे हैं, कैसे लग रहे हैं तुम्हें? अच्छे हैं बहुत, लेकिन महक के कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कुछ हैरान था। ज्यादा अनजान मत बनो, राहिला ने इसे घूरा। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बताया नहीं? नेक्स्ट वीक में हम तुम्हारी और हारून की मंगनी कर रहे हैं, तुम्हारी महक के साथ और हारून की रानिया के साथ। हादी हैरान रह गया था, इसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। ये किसने कहा आपसे कि मैं महक से शादी करूंगा? और आपने एक दफा तो मुझसे पूछा होता, क्यों? क्या तुम और महक एक दूसरे को पसंद नहीं करते? ये तो सब जानते हैं, वो कितनी अटैच है तुमसे, बार बार तुमसे मिलने चली आती है, दौड़ी दौड़ी, और तुम भी तो इसका हर काम करने में पेश पेश रहते हो। सबको पता है कि तुम दोनों आपस में इंटरेस्ट रखते हो। मैंने तभी तो तहमीना से तुम्हारे लिए महक को मांग लिया था। राहिला की बात पर हादी गुस्से से आग गोला हो गया। हर केस नहीं, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद ही नहीं, तो मैं इसके साथ कैसी जिंदगी गुजार सकता हूँ? इसकी फ्रेंड का एक मामला चल रहा था थाने में, तभी तो मैं इसकी हेल्प कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे पसंद करता हूँ, ये सोचना भी नहीं। अम्मी, मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर कैसी लड़कियां पसंद हैं तुम्हें? माँ की बात पर वो खामोश था। दिल में कुछ चुभ रहा था, लेकिन वो दिल की बात जुबान पर नहीं ला रहा था। अलबत्ता इस बात पर जलन जरूर हो रही थी कि हारून और रानिया की मंगनी हो रही है। क्या वो लड़की इसके लिए इतनी खास हो गई है कि वो अब इस बात पर नाखुश है कि वो बजाय इसके इसके भाई की मंगेतर बनने जा रही है? वो अपने दिल की बदलती कैफियत पर हैरान होता कमरे में चला आया। पीछे राहिला सर पकड़कर बैठी थी। हाथी कमरे की खिड़की में खड़ा था जब इसने माली के साथ गोडी करती रानिया को देखा। वो ज़ईफ बूढ़ा इनके बंगले में नौकरी करता था और वो इसकी मदद करवा रही थी। बूढ़े माली के ज़ईफ चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो न जाने इससे क्या बात कर रही थी, लेकिन हादी मुसलसल इस पर नजरें झुमाए हुए था। दिल की बेचैनी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सादगी, मासूमियत और साफ दिल, अगर इसके अंदर कुछ बुराई थी तो ये खासियत भी थी। लेकिन वो जो इसके छोटे भाई की होने जा रही है, इसे सेप नहीं देता कि वो इस पर ऐसे नजर डाले। यही सोचकर वो खिड़की से पीछे हट गया। तभी अगले दिन वो हारून से पूछ रहा था, रानिया को पसंद करने लगे हो तुम? अपने दिल की बेचैनी को छुपा गया था।
नहीं भाई, पसंद तो नहीं करने लगा, लेकिन बाबा ने मुझसे एक बात पूछी। दादू ने इन्हें कहा था कि हम दोनों में से किसी एक का रिश्ता वो रानिया के साथ कर दें, या ये इनकी ख्वाहिश है। बाबा ने सोचा कि आपका इंटरेस्ट मैक में है, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैंने इनकी बात से इनकार नहीं किया। हादी की पेशानी पर शक्ल थी। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम इनकार कर दो तो? लेकिन भाई, क्यों दादो नाराज हो जाएंगी और फिर बाबा भी तो मुझसे खफा होंगे। हादी की बात पर वो परेशान हो गया, क्योंकि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छी लगने लगी है वो मुझे। इसने जैसे एक धमाका किया था, और हारून हैरत ज़दा सा इसे देखते रह गया। बेख्तियार इसका दिल भगड़े डालने को कर रहा था। सच बताएं, मजाक तो नहीं कर रहे? हैरत है, तो आपने तैयार कर लिया है खुद को पूरी जिंदगी इसकी गालियां खाने को। हारून का कहका छत फाड़ रहा था। मोहब्बत करने वाली नहीं, कोई कोई गालियां देने वाली भी होनी चाहिए। वैसे इसे तो मैं सुधार लूंगा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, जबकि हारून खुश हो गया था। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छा हुआ आपने पहले ही बता दिया। तो फिर वो महक का किस्सा, इसका क्या बना? वो सब अम्मी का फैलाया हुआ फसाना है, और कुछ नहीं। ना महक मुझे कल पसंद थी और ना आज। हाँ, ये लड़की कुछ अलग सी है, जिसमें एक खासपन है, जो ना जाने क्यों मुझे इसकी तरफ रिएक्ट कर रहा है। हादी ने इसे अपने दिल की बात बताई थी। हारून खुश हो गया था। ठीक है, बस आप तो इस घर में मंगनी के नहीं, बल्कि शादी के शादियाने और ढोल बजेंगे। वो बंगड़े डाल रहा था, अपने भाई के लिए खुश था। बेख्तियार इसने हादी को गले लगा लिया। तुम्हें पता भी है घर में क्या बात चल रही है? हारून रानिया को गौर से देख रहा था, जो लापरवाही से चिप्स खा रही थी। हाँ पता है मुझे, अम्मा भी ने मुझे बता दिया कि घर में तुम्हारी और मेरी मंगनी की बातें चल रही हैं। रानिया ने लापरवाही से कहा था, लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है। हारून की बात पर वो चौंकी थी। क्यों? क्या मतलब? क्योंकि तुम्हारी और मेरी नहीं, बल्कि भाई की और तुम्हारी मंगनी होगी, क्योंकि भाई तुम्हें पसंद करता है। रानिया का मुंह खुला का खुला रह गया था। क्या? इस पुलिस वाले से मेरी शादी? नहीं नहीं, मैं इस जालिम से शादी नहीं करूंगी। हारून हंस रहा था, जबकि वो अमाबी के पास भागी थी। खुशियां और मुसर्रतें एक बार फिर से मीर हाउस के आंगन में महकने लगीं। आज एक पुरवकार तकरीब में अब्दुल हादी और रानिया की मंगनी हो रही थी। वो शर्माती शर्माती सी इसके पहलू में बैठी थी। वजाहत से भरपूर सरापा लिए हादी इसे अंगूठी पहनाने की इजाजत तलब कर रहा था। रानिया ने शर्माते हुए सर हिला दिया था। अम्मा भी ने इसकी नजर उतारी थी। आज वो इस बार सदके बारी जा रही थीं। बेशक जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं, कहाँ वो इसे नफरत और हकारत की नज़र से देखता था, लेकिन दिलों में मोहब्बत डालने वाली इस खुदा की ज़ात है, जिसने रानिया को इस घर में एक मजबूत सहारा दे दिया था। मोती जैसे सफ़ेद दांत चमक रहे थे। अब्दुल हादी इसे गौर से देखने लगा, तो वो मुंह पर हाथ रखकर शर्माने लगी। राहिला किल्स रही थी, लेकिन बेटे की पसंद और शौहर के फैसले के खिलाफ इनके जाने की हिम्मत नहीं थी। हारून भी इस प्यारी सी लड़की के लिए बड़ा खुश था। रानिया बार बार इस अंगूठी को देख रही थी, जिसे कुछ देर पहले हादी ने इसके हाथ में पहनाया था। इतना तो वो जान गई थी कि इस पुलिस वाले के साथ आगे की जिंदगी का सफर हसीन